प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। वैसे देखा जाए तो यह समय होता है आपकी नियमित तासिका कक्षाओं का आरंभ होने का, परंतु जागतिक स्तर पर जिस प्रकार की महामारी फैली है उसके कारण हम नहीं मिल पा रहे हैं। लेकिन हमें धन्यवाद देना चाहिए आधुनिक तकनीक का कि इस नई तकनीक के माध्यम से हम एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं और बीए द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं। तो ऐच्छिक हिंदी ये जो विषय है, प्रथम वर्ष में आपने 4 प्रश्न पत्रों का अध्ययन किया था। पहले सत्र में 2 और दूसरे सत्र में 2 पाठ्यक्रम। उस प्रकार का पाठ्यक्रम हमने पढ़ लिया था ऐच्छिक हिंदी के स्वरूप पर। द्वितीय वर्ष में, जिसको हम कहेंगे कि थर्ड सेमेस्टर, तो थर्ड सेमेस्टर में ऐच्छिक हिंदी में हम जिस प्रश्न पत्र का अध्ययन करने वाले हैं वह प्रश्न पत्र है प्रश्न पत्र क्रमांक 5, जिसका शीर्षक है मध्ययुगीन कविता। मध्ययुगीन कविता प्रश्न पत्र क्रमांक 5। आप जानते हैं ये जो प्रश्न पत्र का शीर्षक है मध्ययुगीन कविता, ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी हैं आप, और आपको ये ज्ञात होगा कि समस्त हिंदी साहित्य को 4 कालों में विभाजित किया जाता है: आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। इसमें जो मध्यकाल कहा जाता है, तो आदिकाल और आधुनिक काल, इन दोनों के बीच में भक्तिकाल और रीतिकाल, इन 2 कालों को क्या कहा जाता है? मध्यकाल कहा जाता है। तो हमारे पाठ्यक्रम में ये मध्यकालीन कवियों का समावेश अंतर्भाव किया है। तो इसमें हमें जिन कवियों का अध्ययन करना है वह 8 कवि है। 8 कवियों का हमें अध्ययन करना है, जिसमें अधिकांश भक्तिकाल के कवि है, भक्त कवि है, और बाकी के दूसरे जो कवि है वह श्रृंगारी कवि है, रीतिकाल के कवि है। हम ऐसा कहना चाहेंगे, रीतिकाल के कवि। तो दोनों मिलाकर प्रश्न पत्र का जो शीर्षक दिया गया है वह है मध्यकालीन कविता, मध्ययुगीन कविता, प्रश्न पत्र क्रमांक 5। तो हमारा जो पहले हम पाठ्यक्रम का परिचय कर लेंगे। इस पाठ्यक्रम के परिचय के अंतर्गत ये जो पहली इकाई है हमारे पाठ्यक्रम की, वह है मध्ययुगीन कविता अवधारणा। अवधारणा मतलब कंसेप्ट। अवधारणा मतलब क्या है? मध्ययुगीन कविता किसे कहते हैं? तो उसका स्वरूप हमें समझना है। मध्ययुगीन कविता किसे कहते हैं, उसको क्यों कहा जाता है, कहाँ से शुरुआत होती है मध्ययुगीन कविता की, इस इकाई में हम उसका अध्ययन करेंगे। फिर दूसरी इकाई है मध्ययुगीन काव्य की प्रवृत्तियां। मध्ययुगीन कविता की जो प्रमुख प्रवृत्तियां हैं उनका हमें अध्ययन करना है कि सारे कवियों ने एक विशेष प्रवृत्ति को लेकर अपने काव्य का लेखन किया है। तो ऐसी कौन सी वह प्रवृत्तियां हैं जो समान रूप से सारे मध्ययुगीन कवियों में पाई जाती है? उन कवि की प्रवृत्तियों का भी हमें विश्लेषण करना है, विवेचन करना है। ये बहुत महत्वपूर्ण और आवश्यक होता है कि जब हम किसी युग की कविताओं का अध्ययन करते हैं, तो युग की कविताओं का अध्ययन करना मतलब क्या करना? तो उनके कवियों में समान रूप से पाई जाने वाली प्रवृत्तियों का अध्ययन करना। फिर हम सीधे जो कवि है, तो हमारे पाठ्यक्रम में पहले मध्ययुगीन कवि है नामदेव।
जिनको हम संत नामदेव भी कहते हैं। और आप जानते हैं संत नामदेव का हमें महाराष्ट्र के छात्रों को ज़्यादा परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। संत नामदेव चूंकि हमारे महाराष्ट्र भूमि से संबंधित थे, उनकी जन्मभूमि नामदेव की महाराष्ट्र रही है। और पुराना जो परभनी ज़िला था और आजकल जो हिंगोली ज़िला है, उसमें नरसी नामदेव, नरसी जो नाम है और जो नामदेव के नाम से जाना जाता है, वहाँ उनका जन्म स्थान हुआ। मतलब हमारे ज़िले के वो एक रूप से कहना चाहेंगे वो संत कवि है। नामदेवे रचिला पाया, तो नामदेव ने जो नींव रखी है किसकी? वारकरी संप्रदाय की। महाराष्ट्र में जो बहुत महत्वपूर्ण संप्रदाय है, आध्यात्मिक संप्रदाय, भक्ति का संप्रदाय, तो उसके नींव रखने वाले जो महान संत है, तो संत नामदेव की रचनाओं का, पदों का हमें अध्ययन करना है कि नामदेव ने किस प्रकार के पदों की रचना की है और किस प्रकार नामदेव अपने पदों में अपने अनुभूति को, अपने भावों को स्पष्ट करते हैं। किस प्रकार की भाषा है उसका भी हमें विश्लेषण करना है। फिर दूसरे कवि है संत कबीर। जैसे कि आप जानते हैं, कबीर का अलग से परिचय देने की हमें ज़रूरत नहीं होती है। महान क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं, जिनकी सामाजिक चेतना बहुत ही प्रखर हमें दिखाई देती है। कबीर के दोहे सामान्य जन के जुबान पर चढ़े हुए हमें नजर आते हैं, दिखाई देते हैं। तो कबीर के दोहों का हमें अध्ययन करना है। तो कबीर के दोहे आप सब जानते हैं। ऊंचा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंथी को छाया न मिले, फल लागे अति दूर। इस प्रकार कबीर ने अपने पदों में अपने अनुभवों को अभिव्यक्त किया है। आज इतने सालों के बाद भी कबीर के पद लोगों के जुबान पर है। यही कबीर के साहित्य की, कबीर के शब्द की वह प्रासंगिकता है, वह ताकत है जो आज भी हमें बार बार उसे उद्धृत करने के लिए बाध्य करती है। उसके बाद के कवि है रैदास, जिसको हम महाराष्ट्र में संत रविदास कहते हैं। तो जिनकी सामाजिक चेतना बहुत ही ज़बरदस्त हमें दिखाई देती है। यहाँ की रूढ़ी परंपराओं पर उन्होंने जो प्रहार किया है वह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। सामाजिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से एक समता निर्माण होनी चाहिए और समता मूलक समाज निर्माण होना चाहिए। इस प्रकार की बात का समर्थन करने वाले, इस प्रकार का आग्रह करने वाले और उसके लिए लोक प्रबोधन और जन चेतना का काम करने वाले संत रैदास के पदों का हमें अध्ययन करना है, दोहों का हमें अध्ययन करना है। फिर अगले कवि है रहीम। तो रहीम के पदों का भी हमें अध्ययन करना है। रहीम के दोहे प्रसिद्ध है। रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून, पानी गए न उजड़े, पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। तो ये भी इस प्रकार के नीति परक दोहे, थोड़े से उसमें श्रृंगार है, थोड़ी सी भक्ति भावना है और साथ ही साथ महत्वपूर्ण चीज़ क्या है उसमें कि वह हमें जीवन विषयक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, अनुभव हमें देते हैं और शिक्षा और सबक देते हैं, जिसको हम कहते हैं नीति के दोहे। फिर है अगले कवि है भूषण। वीर रस के कवि माने जाते हैं और हमारा महाराष्ट्र का जो गौरव है छत्रपति शिवाजी महाराज, उनके जीवन पर उन्होंने बहुत अच्छा महाकाव्य लिखा है और उन कवियों का भी हमें अध्ययन करना है, भूषण का। उसके बाद है प्रसिद्ध कृष्ण भक्त कवि रसखान, उनका भी हमें अध्ययन करना है। और उसी प्रकार मध्ययुगीन कविता का जो एक महत्वपूर्ण नाम है वह है मीरा, अर्थात मीराबाई, उनके पदों का भी हमें अध्ययन करना है। और अंतिम कवि है बिहारी। ये बिहारी रीतिकाल के कवि है और बिहारी के पद बहुत ही प्रसिद्ध है। तो ऐसे भक्ति, नीति, रीति, श्रृंगार, इन सबको मिलाकर ये जो भक्ति काल बनता है, मध्ययुग बनता है। ऐसे मध्ययुगीन कविता का हमें अध्ययन करना है। तो ये हमारा पाठ्यक्रम है और पूरा का पूरा साहित्य नहीं पढ़ना है। पाठ्यक्रम में केवल 6 से 7 दोहे हैं, पद है, नामदेव के पद है
दोहे हैं, उन दोहों का भी हमें अध्ययन करना है, उसका रस ग्रहण करना है, उसका आशय हमें समझना है और उसका स्पष्टीकरण हमें करना है। धन्यवाद।